Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस सीरीज़ में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ओरिजिन या बिगिनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्या है, ये कैसे शुरू हो गया ये सब्जेक्ट, तो ये आज समझेंगे और इसके साथ साथ हम और समझेंगे टू स्कूल्स ऑफ थॉट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो जो है तरीके हैं सोचने के मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दो नज़रिए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक को हम क्लासिकल थॉट कहते हैं और दूसरे को हम केनीशियन थॉट कहते हैं। तो ये क्लासिकल थॉट क्या है या क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है और केनीशियन स्कूल ऑफ थॉट क्या है, तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो ओब्वियसली हम शुरू करेंगे विद ओरिजिन और बिगिनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन साथ साथ हमारे लिए ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा टू स्कूल्स ऑफ थॉट, क्लासिकल एंड केनीशियन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपने ये टॉपिक समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्या है, तो आपके पास 4 चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमें 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तब जाके हम ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। पहली चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है रैगनर फ्रिश। ये एक इकोनॉमिस्ट है और इनका कंट्रीब्यूशन ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए वो है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं या फिर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कौन थे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। और तीसरी चीज़ जो हमने समझनी है वो है द ग्रेट डिप्रेशन। अब ये ग्रेट डिप्रेशन क्या है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे और इसका ताल्लुक ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। और लास्ट चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए यहाँ पे वो है जेएम केनीज। एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ख़ास तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका एक बुनियादी किरदार बनता है ये सब्जेक्ट एस्टैब्लिश करने में, और इसकी जो बेसिक थ्योरीज़ है वो उनकी फाउंडेशन जो है वो जेएम केनीज ने डाली है। और जेएम केनीज की सोच को हम केनीजियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि ये एक इनकलाबी सोच थी एट दैट टाइम, तो इसलिए इसको केनीशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है हम स्टार्ट करेंगे विद रैगनर फ्रिश। तो रैगनर फ्रिश एक नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट थे और इनका कंट्रीब्यूशन ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये है कि इन्होंने ही टर्म्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कॉइन की। इससे पहले हम सिंपली इकोनॉमिक्स कहा करते थे, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में कहा कि भाई हमें फ़र्क करनी चाहिए, डिस्टिंक्शन करनी चाहिए माइक्रो और मैक्रो के दरमियान। यानी कि इन्होंने ये तस्वुर दिया कि कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हम माइक्रो कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ऑल मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो इन 2 ब्रांचेस में डिवाइड होनी चाहिए। तो एनीवेज इससे हमें ये पता चलता है कि जो रैगनर फ्रिश है इन्होंने एक बुनियादी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पेश किया है इन द ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन्होंने ये काम कब किया? 1933 में। और 1933 में अगर इन्होंने ये काम किया तो इसका मतलब ये है कि 1930s एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स वजूद में आ गया। इस सब्जेक्ट की बर्थ इसी डेकेड में हुई। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है, यानी कि इसी दौर में तो डिस्कशन हो रहे थे इस सब्जेक्ट पे या इन चीज़ों पे, तो तब जाके ये सब्जेक्ट वजूद में आ गया। तो ये रही बात रैगनर फ्रिश की। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे और वो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अब ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है, तो पहले हम ये जानेंगे कि ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कौन थे। तो इनमें आता है एडम स्मिथ जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट माल्थस, अल्फ्रेड मार्शल, AC फिगो, JS मिल वगैरह। तो वो सब लोग जो हैं वो उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं। एक्चुअली 1930s से पहले जो जेएम केनीज ने कंट्रीब्यूशन दिया, जेएम केनीज, तो उन्होंने ये कहा कि जो जेएम केनीज से पहले वाले जो इकोनॉमिस्ट्स थे उनके लिए उन्होंने टर्म इस्तेमाल की क्लासिकल।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेएम केनी से पहले जो भी इकोनॉमिस्ट्स रहे हैं जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात की है, इकोनॉमी के फंक्शनिंग के ऊपर बात की है, तो उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कह सकते हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े नाम इसमें आते हैं। अब ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे लिए ये जानना है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे उनकी सोच क्या थी। उनकी सोच को हम कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ओके। और ये है एक स्कूल ऑफ थॉट जो आपने जहन में रखना है। अब ये बहुत ही बड़ा डिस्कशन है और आगे जाके आपने ये तफसील के साथ स्टडी करना है जब आप एडवांस्ड क्लासेस में दाखिला लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सिंपलीफाई करके 3 पॉइंट्स में आपके सामने रखते हैं। पहली चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में वो ये है कि इनकी सोच ये थी कि मार्केट्स आर सेल्फ करेक्टिंग, दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग। इसका मतलब ये है कि मार्केट्स जो है अगर इनमें कोई मसला पैदा हो जाए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए या फिर जो डिमांड है वो कम हो जाए, ठीक है, या फिर सप्लाई जो है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, अगर ये इश्यूज़ यहाँ पे हो जाते हैं तो ये सोच रखते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कि भाई मार्केट जो है वो खुद को खुद करेक्ट करते हैं, वो खुद को खुद रेगुलेट करते हैं। बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए। तो ये इनकी सोच थी, ठीक है। और ये कहते थे, दूसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे, ये कहते थे कि नो अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन, यानी कि इकॉनमी में कोई अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में तवील मुद्दत के लिए नहीं होगा। कभी अगर होगा भी थोड़े अरसे के लिए होगा, छोटे से एक अरसे के लिए होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि जो मार्केट्स है वो सेल्फ करेक्टिंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, वो खुद को खुद ठीक करेंगे। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है तवील मुद्दत के लिए, ज़्यादा देर के लिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इसी तरह ज़्यादा देर के लिए ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी। अब ओवर प्रोडक्शन क्या है? ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपकी फैक्ट्रीज़ में, आपके गोडाउन्स में, आपके शोरूम्स में, शॉप्स में जो है चीज़ें हैं लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं। प्रोडक्ट्स तो हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। यानी कि सप्लाई है किससे ज़्यादा? सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है। इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रह गई जो कोई ले नहीं रहा है, खरीद नहीं रहा, तो उसको हम कहते हैं ओवर प्रोडक्शन। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कहते थे कि भाई ओवर प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट्स आर सेल्फ करेक्टिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। और तीसरी चीज़ जो ये कहते थे, नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जाहिर सी बात है जब मार्केट खुद को खुद करेक्ट करते हैं, खुद को खुद रेगुलेट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं होगा, ओवर प्रोडक्शन का इशू नहीं होगा, तो फिर गवर्नमेंट क्यों मुदाखलत करे? तो वो कहते थे कि भाई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए इकॉनमी के फंक्शनिंग में। ये फ्री मार्केट इकॉनमी के तस्वुर पे भरोसा करते थे। तो ये रही बात क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज़ जो है वो हम स्टडी करते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें स्टडी करना है वो है ग्रेट डिप्रेशन। अब ये ग्रेट डिप्रेशन क्या है? ग्रेट डिप्रेशन का मतलब है कि जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा या ओवर प्रोडक्शन होगी। डिप्रेशन का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट होगा ज़्यादा या ओवर प्रोडक्शन होगी, दोनों के बारे में अभी हमने बात की, तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। ग्रेट डिप्रेशन जो है इसी तरीके की एक बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई, ओवर प्रोडक्शन हुई फ्रॉम 1929 से 1939 तक। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक डिकेड से ज़्यादा अरसे तक क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है। तो ये मसला हो गया कब? 1929 से 1939 तक। अब ये 1929 में यूएसए से स्टार्ट हो गया ये मसला। एकदम से इकॉनमी जो है वो क्रैश कर गई, जो काम है वो ख़त्म हो गया, डिमांड ख़त्म हो गई, लोग बेकार हो गए, जो चीज़ें हैं फैक्ट्रीज़ में, दुकानों में, उनको कोई ख़रीद नहीं रहा है, तो ऐसा मसला हो गया। तो ये 1929 में यूएसए से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका असर पूरे वर्ल्ड तक जा पहुंचा। बाकी सब इकॉनमीज़ भी
इससे मुतासिर हो गई। और इसका जो पीक पीरियड था वो था 1929 से 1933 तक। अब ग्लोबल जीडीपी कितना डिक्लाइन हुआ? 15%, तो बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है। ग्लोबल ट्रेड में कितना जो है डिक्लाइन हुआ? वो है 50%, तो बहुत ही बड़ा डिक्लाइन हो रहा है। यूजुअली क्या होता है कि जीडीपी में इजाफा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ट्रेड में इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये वो दौर था जब ये जीडीपी और जो ट्रेड है ये डिक्लाइन हो रहे थे। और यूएसए में जो जीडीपी यानी कि नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम में जो डिक्रीज देखा गया वो था 30%, और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट कितना इंक्रीज हो गया? ये हो गया 20% तक। अब देखिए क्लासिकल्स हमें बता रहे थे कि भाई नो अनएम्प्लॉयमेंट, नो ओवर प्रोडक्शन, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन ने हमें यह बताया कि भाई ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है, ह्यूज ओवर प्रोडक्शन है और काफ़ी देर तक ये रहता है। तो इसलिए जेम केनीज सामने आ गए और उन्होंने अपनी बुक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और उन्होंने अपनी व्यूज पेश की। यहाँ पे जो हम व्यूज यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं, तो ये तो सुपरफिशियल लेवल पे हम आपके सामने रख रहे हैं। इनके पीछे जो है कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज है, इलॉबरेट थ्योरीज है, जो आपने आगे जाके स्टडी करनी है। लेकिन बेसिक पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया जेम केनीज ने। उन्होंने कहा कि भाई मार्केट्स आर नॉट नेसेसरली सेल्फ करेक्टिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। जरूरी नहीं कि मार्केट खुद को करेक्ट करेंगे, खुद को रेगुलेट करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि मार्केट्स में भी सेल्फ एग्रेवेटिंग का मतलब है कि मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, ठीक है, वो छोटा प्रॉब्लम है, तो मार्केट ऐसे ऑपरेट करेगा कि ये छोटे प्रॉब्लम को बड़ा प्रॉब्लम बनाएगा और उस बड़े प्रॉब्लम को उससे भी बड़ा प्रॉब्लम बनाएगा और उसको उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये कहते हैं कि यही सब कुछ हुआ जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 में। तो इसलिए मार्केट्स में नॉट बी सेल्फ करेक्टिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, दे मे बी सेल्फ एग्रेवेटिंग। तो ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मैसिव ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। और फाइनली उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्लासिकल्स कहते थे कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन केनीज ने कहा नहीं, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डिमांड जो है वो खत्म हो गई है तो इस डिमांड को ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए, अपना रोल जो है वो निभाना चाहिए। तो केनीज भरोसा करता था कि गवर्नमेंट इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट मुदाखलत करना चाहिए इकोनॉमी में। क्लासिकल्स इसके बरक्स सोचते थे। फाइन। तो अब ये जो पॉइंट है, इसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स वजूद में आ गया, क्योंकि अब ये बात पता चली कि भाई जिस तरीके से हम इकोनॉमी को समझते थे इससे पहले, वो ज़्यादा सही तरीका नहीं है। हमने एक नए सोच के ज़रिए से इकोनॉमी की फंक्शनिंग को समझना होगा, जो सोच जेम केनीज ने हमारे सामने रखी। और ये इतने बड़े मुख्तलिफ तस्वुर थे, इतने डिफरेंट थे क्लासिकल्स के मुकाबले में। इसको केनीजियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फाइनली आज के लेक्चर में हम क्लासिकल स्कूल और केनीजियन स्कूल जो है, स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, इनमें जो बेसिक डिफरेंट पॉइंट्स है वो क्या है उनको हाईलाइट करेंगे। क्लासिकल्स क्या कहते थे? मार्केट्स आर सेल्फ करेक्टिंग या सेल्फ रेगुलेटिंग। लेकिन उन्होंने कहा, केनीजियंस कहते हैं कि नॉट नेसेसरली सेल्फ करेक्टिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग, बल्कि ये तो सेल्फ एग्रेवेटिंग हो सकते हैं। वो चीज़ हमने देखी। क्लासिकल्स कहते थे कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर प्रोडक्शन लॉन्ग रन में नहीं होगा, लेकिन केनीजियंस कहते हैं कि नहीं जी, ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, और ज़बरदस्त किस्म का अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर प्रोडक्शन हो सकती है। और क्लासिकल्स कहते थे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेकिन केनीशियंस कहते थे कि भाई गवर्नमेंट की मुदाखलत होनी चाहिए, इकॉनमी में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ताकि इकॉनमी में अगर कोई मसला खड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो उस मसले को एड्रेस किया जाए जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हमने जाननी थी with regard to the beginning of macroeconomics and with regard to two schools of thought, classical and Keynesian schools of thought in macroeconomics। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा, और do not forget to subscribe to my YouTube channel Ernest Economics। Thank you very much।